कल आप पढ़े थे ऊष्माधारिता के बारे में। आज आपको पढ़ना है विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। CP/Cv का मान आपने ज्ञात किया था। आज आप पढ़ रहे हैं ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, जब हम विशिष्ट ऊष्मा पढ़ रहे थे तो उसमें हम लिखे थे कि एकांक द्रव्यमान के वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। आज आप पढ़ रहे हैं ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का ताप, वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए वस्तु को जितनी ऊष्मा दी जाती है ना, उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। ये है आपका। ठीक है, किसी भी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए वस्तु को जितनी भी ऊष्मा हम देते हैं वह उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे तो हम ये कह सकते हैं कि ऊष्माधारिता बराबर हो जाएगा m/c। यहाँ पे जो c है वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कोई भी वस्तु लीजिए, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी लेना है, लेकिन उस वस्तु का ताप अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगाते हैं वह उस वस्तु की क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। द्रव्यमान का ताप। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें है कि आप इसका मात्रक क्या लिखते हैं। तो मात्रक इसका होता है ऊष्माधारिता का मात्रक है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और भी लिख सकते हैं कैलोरी प्रति केल्विन या जूल प्रति केल्विन भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपकी हो गई ऊष्माधारिता। दूसरी बात, एक बीमा भी आप क्लियर कर लीजिए। तो बीमा में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिए ये जूल है, ऊर्जा है, तो आप सीधा ml/2 T-2 θ-1 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में एक अंतर आपको मिला कि आप ताप बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री, लेकिन उसमें द्रव्यमान था एकांक। लेकिन अब इसमें ताप बढ़ा रहे हैं आप 1 डिग्री, लेकिन वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान का ताप आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं जल तुल्यांक। अब आपको पढ़ना है जल तुल्यांक क्या है। देखिए, जल तुल्यांक जो होता है वो ऊष्माधारिता के तुल्य ही है। जल तुल्यांक अगर आप समझना चाहें तो ये समझें, जल तुल्यांक क्या है। जैसे किसी वस्तु का जल तुल्यांक अगर हम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये वस्तु है, इसका हम जल तुल्यांक निकालना चाहते हैं, तो उतने ही आपको द्रव, जल जिसको कह रहे हैं, जल लेते हैं। तो जब वस्तु का ताप हम बढ़ाते हैं, तो उसका ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो जल वह मात्रा है, जल की मात्रा है जो जल की वह मात्रा जो किसी वस्तु के 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने
में लगी मात्रा के बराबर होता है। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जो उस जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में वही ऊष्मा लेता है जो वस्तु का ताप बढ़ाने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगता है। यानी किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो जितनी ऊष्मा लगेगी और द्रव जो जल लेंगे उसकी कितनी मात्रा रखेंगे कि उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, तो वही जो मात्रा आप ले रहे हैं जिसका मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं इसकी ऊष्मा पे, जैसे ये Q ऊष्मा पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे कि जल की मात्रा उतनी ही Q को डालेंगे। Q आप यही यूज करेंगे लेकिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे, उस समय इस जल की जो मात्रा होगी वही उस वस्तु के जल तुल्यांक का मान होगा। ये क्लियर हुआ आपका। फिर से एक बार समझ लीजिए कि किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो Q ऊष्मा लग रही है, तो हम इतनी ही ऊष्मा एक जल को दें और उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितने जल की मात्रा लगेगी, वही जल की मात्रा इस वस्तु के लिए क्या कहलाएगी, जल तुल्यांक कहलाएगी। क्या आपको समझ में आ गया होगा हमारी समझ से। तो जल तुल्यांक एक तरह से आपका ऊष्माधारिता ही है, लेकिन जल तुल्यांक का जो मान होता है वो mc शो करते हैं। एक और अच्छी बात है, ऊष्माधारिता की मात्रक जो होता है जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जूल प्रति केल्विन होता है, कैलोरी प्रति केल्विन होता है, लेकिन जो इसका मात्रक होता है वो ग्राम होता है। ये ग्राम होता है या किलोग्राम होता है, लेकिन प्रति डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ नहीं होता है। ठीक है। अगला है ऊष्मामिति। आप ऊष्मामिति समझिए, कैलोरीमेट्री बोला जाता है ये। ऊष्मामिति क्या है? ऊष्मामिति है आपकी, ऊष्मामिति का अर्थ है ऊष्मा मापन। ऊष्मामिति का अर्थ है ऊष्मीय मापन। तो जिस विधि से ऊष्मा का मापन करते हैं, जिस विधि से ऊष्मा का मापन करते हैं उसे ऊष्मामिति कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है। एक और चीज़ आपको बताते हैं, कैलोरीमिति सिद्धांत, ये इम्पॉर्टेंट है। कैलोरीमिति सिद्धांत आपको थोड़ा टाइम देना होगा इसको समझने के लिए। आप पढ़ रहे हैं कैलोरीमिति सिद्धांत। देखिए, जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तु को अगर हम संपर्क में लाते हैं, जैसे मान लीजिए ये रेड हॉट या गर्म वस्तु है और ये एक जल है जो ठंडी वस्तु है। इसका मान लीजिए कि टेम्परेचर T2 है, इसका मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, T1 बड़ा है T2 से, और जब हम इस वस्तु को इसके अंदर डाल देंगे तो दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी। संपर्क में आने के बाद ये गर्म वस्तु अपना ऊष्मा इसको देगी, ठीक है, इस जल को देगी, और जल जो है गर्म होगा और ये वस्तु ठंडा होगी, और एक निश्चित समय तक ये क्रिया चलती रहेगी जब तक इस वस्तु को डालने के बाद दोनों का ताप साम्य न हो जाए, यानी दोनों का ताप इक्वल ना हो जाए। तो उस सिद्धांत में ये समझ में आता है कि इस वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और इस द्रव द्वारा ली गई ऊष्मा का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही कैलोरीमिति सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में आप क्या लिखना चाहेंगे? इस सिद्धांत में आप लिखना चाहेंगे कि जब किसी अलग अलग ताप वाली वस्तु को, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, जब किसी भिन्न भिन्न ताप वाली
वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, ठीक है ना, संपर्क में लाया जाता है, तो गर्म वस्तु अपनी ऊष्मा कम ताप वाली वस्तु को देती है, ठीक है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों वस्तुएं तापीय साम्य न हो जाए, है ना। देखिए हमने क्या लिखा, जब किसी भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तु को लिख दीजिए, दो वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु अपनी ऊष्मा कम ताप वाली वस्तु को देती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप साम्य ताप में ना हो जाए, यानी तापीय साम्य में ना आ जाए, यानी दोनों का ताप एक बराबर ना हो जाए। अब इसमें क्या मिला आपको कि जो वस्तु ऊष्मा दे रही है, यानी पहले वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होगी दूसरे वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा के, है ना। और इसी को, ये जो भाषा लिखी जाती है, इसी को हम कहते हैं कैलोरीमिति सिद्धांत। एक छोटी चीज़ हम आपको और क्लियर करना चाहेंगे, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम कहना ये चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये वस्तु m1 द्रव्यमान की है और ये वस्तु m2 द्रव्यमान की है। शुरू में इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। जब हम इसके अंदर डाल देते हैं तो दोनों का तापीय साम्य, यानी दोनों के ताप, जब ये ऊष्मा स्थानांतरण बंद हो जाएगा उस समय ये T है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वस्तु जो ऊष्मा देगी, देखिए जब हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो ये हमने आपके लिए लिख दिया है, अब इसमें वो लगाइए, मान लीजिए कि इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है और इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट ऊष्मा C1 है और इसका विशिष्ट ऊष्मा C2 है। सोच के देखिए, जब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर पुश कर देंगे, तो ये गर्म वस्तु अपना टेम्परेचर दूसरे वाली वस्तु को देने लगेगी, और जब देने लगेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर घटेगा, यानी इस वस्तु का ऊष्मा इस वस्तु में जाने लगेगी। तो उस स्थिति में पहले वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा जो होगी वो बराबर होगी दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के। अब लेना देना लगा रहेगा, तो जो ऊष्मा दे रहे हैं वो Q1 है और जो ऊष्मा ले रहा है वो Q2 है, ठीक है। हर Q1 Q2 का एक फंडा है कि हम Q का जो मान लिखते हैं वो mc डेल्टा T लिखते हैं, यानी ताप परिवर्तन लिखते हैं। तो पहली वस्तु के लिए जब हम ऊष्मा काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे काउंट, कि पहले वस्तु का m1 लिखेंगे द्रव्यमान, उसका विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट ऊष्मा लिखेंगे, और जब Q1 T का बारी आएगा तो देखिए साम्य ताप में ये T है, यानी दोनों का ताप T हो चुका है, तो ये मान ज़्यादा है तो ये ऊष्मा दिया है तो ये T ऐसे चलेगा। लेकिन जब दूसरे वाली वस्तु में आएंगे तो पहले ताप उसका T2 था, इसका मतलब ये हुआ कि जो तापांतर बना वो साम्य के बाद बना, यानी T2 का ताप पहले से कम था, T का ताप बाद में बढ़ गया, यानी इसमें जब हम करेंगे तो इसकी जगह पे T माइनस क्या हो जाएगा T2, और ये हो जाएगा M1C2 M2C2
ये हो जाएगा आपका सूत्र। यानी कैलोरीमिति सिद्धांत में जब दो ताप वाली वस्तु को यदि हम संपर्क में लाते हैं तो अगर गर्म वस्तु का जो देने वाली ऊष्मा का पैटर्न होगा ये होगा, और जो ठंडी वस्तु है उसको लेने वाले का पैटर्न ये होगा। यहाँ पे जो T है ये दोनों का साम्य ताप है, यानी ताप साम्य ताप बोला जाएगा, या तापी साम्य अवस्था का ताप है। तो ये प्रारंभ का ताप है, ये प्रारंभ का ताप है, ये आपका दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है, ये दूसरे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा है, ये पहले वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा है, और ये पहले वस्तु का द्रव्यमान। अब इस पे सवाल आपको लगाएंगे, अगले वीडियो में देखा जाएगा कि सवाल कैसे लगता है। धन्यवाद आपको।